तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन डेरिवेटिव का अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा है क्या, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है, फिर उस टेंजेंट नॉर्मल तो इस टेंजेंट नॉर्मल तो हम पहले भी जानते हैं, ज्योमेट्री में भी पढ़ चुके हैं। बस हमको अभी देखना है कि टेंजेंट नॉर्मल में हम लोग डेरिवेटिव का कैसे यूज कर सकते हैं। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे टेंजेंट नॉर्मल, उसमें हम लोग देखे थे, क्या नाम है बताओ, कि टेंजेंट इक्वेशन निकालने के लिए टेंजेंट का स्लोप चाहिए होता है, नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए भी नॉर्मल का स्लोप चाहिए था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज हमको पता है। अब मैं एक ठो डायग्राम ड्रॉ किया, एक ठो कर्व है, ये एक ठो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, एक कर्व है। ये कर्व का ऊपर हम कोई भी एक पॉइंट ले लिए, मान लेते हैं बोला एक पॉइंट हो गया। इस पॉइंट में हमारा टेंजेंट क्या होता है, वो एक लाइन होता है, उसी का आसपास में बोलने से जहां पे कि वो उस कर्व को एक ही पॉइंट में खाली टच करेगा और चले जाएगा, तो इसको बोलते हैं टेंजेंट। और नॉर्मल क्या होता है, उस पॉइंट में टेंजेंट को जो भी परपेंडिकुलर होगा, उस पॉइंट में टेंजेंट को जो भी परपेंडिकुलर होगा जो लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो ये नॉर्मल टेंजेंट को परपेंडिकुलर है। तो ये सबको पता चल गया कि हाँ टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। हम लोग जब बात करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में, तो हम क्या करते हैं, कर्व का ऊपर में एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट में एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि कर्व को एक ही बार खाली टच करता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, टेंजेंट। टच करता होगा खाली तो उसको बोलते हैं टेंजेंट, है ना। ऐसे ही उसी पॉइंट में अगर कोई भी लाइन हमारा परपेंडिकुलर हो गया टेंजेंट को, उसको बोलते हैं नॉर्मल। तो ये बन गया हमारा टेंजेंट। जो रेड लाइन हमको दिखाई दे रहा है टेंजेंट है, और ये ब्लू लाइन जो है हमारा नॉर्मल है। तो ये सबको पता चल गया। अब सबको ये पता भी था पहले, जस्ट एक बार और बता रहा हूँ, खाली पता था। अब बात हुआ कि हमारा क्या बोलते हैं उसको, डेरिवेटिव का यूज कहाँ पे है टेंजेंट में, यहाँ पे डेरिवेटिव का यूज कहाँ पे है। जैसे मान लेते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाते हैं मान लेते हैं, और यहाँ पे मैं टेंजेंट का इक्वेशन निकालने का कोशिश करूंगा, तो ये मिलेगा क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये हम सबको पता है कि टेंजेंट का इक्वेशन ये होता है। ये पॉइंट हमारा x1, y1 हो गया। ये जो पॉइंट हमको दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट हमारा x1, y1 है। तो इन दैट केस टेंजेंट का इक्वेशन ये होता है। ऐसे हम अगर नॉर्मल का इक्वेशन देखें, तो नॉर्मल का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई m इंटू x माइनस x1। मतलब टेंजेंट का इक्वेशन बोलो या नॉर्मल का इक्वेशन बोलो, हमको तो पॉइंट चाहिए कि कौन सा पॉइंट में टेंजेंट का इक्वेशन निकालना चाहते हैं और कौन सा पॉइंट में नॉर्मल का इक्वेशन निकालना चाहते हैं। वो पॉइंट हमको चाहिए, वो पॉइंट हमको मिल गया x1 y1। तो फिर हमको चाहिए कि उस पॉइंट में जो टेंजेंट जा रहा है उसका स्लोप क्या है, उस पॉइंट में जो नॉर्मल जा रहा है उसका स्लोप क्या है। तो स्लोप पता चल गया m है, तो इक्वेशन बन गया। अब m निकालने का तरीका क्या था, m हमारे निकालते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर बात करूं तो m निकालने का तरीका था तो tan थीटा, या फिर m निकालने का तरीका था क्या, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये जो है, ये मेथड में हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या हो गया कि लाइन का इंक्लाइनेशन विद एक्स एक्सिस देना चाहिए, या फिर लाइन का ऊपर कोई भी दो पॉइंट देगा तो भी हमारा टेंजेंट बन जाएगा। टेंजेंट का इक्वेशन जो है, और सॉरी स्लोप जो है मिल जाएगा। लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं कैलकुलस में, इसमें खाली y हमको दिया होगा, y हमको दिया होगा, और y का ऊपर एक पॉइंट दे देगा, मान लेते हैं y इज इक्वल टू समथिंग गिवन, एक पॉइंट दे देगा, तो फिर उसका टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे। फिर ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला जो हमारा यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए क्या हो गया, हमको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, वो कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कहाँ पे इंटरसेक्ट क्या देखेंगे, फिर इंक्लिनेशन देखेंगे, फिर स्लोप निकालेंगे, फिर उसके बाद निकल जाएगा स्लोप, या फिर इसका ऊपर एक पॉइंट और खोजेंगे, उसके बाद निकालेंगे। ओके, सो दैट इज अ ट्रेडिशनल, मतलब लेंदी मेथड हो गया हमारा, काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस वहां पे आएगा। कर्व आसान ड्रॉ करना इतना आसान नहीं होता है, हम लोग रफ डायग्राम कर लेते हैं, अलग बात है ना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका आया कहां से, डेरिवेटिव से।
तो डेरिवेटिव जो है ना हम पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जब डेरिवेटिव का शुरू में नॉट एप्लीकेशन डेरिवेटिव, पूरा डेरिवेटिव जब स्टार्ट किए थे उसी समय ये बताया गया था कि जब हम dy by dx निकालते हैं, जब हम f dash x निकालते हैं, वो निकलता है टेंजेंट का स्लोप। भाई टेंजेंट का स्लोप तो निकलता है, कहाँ पे निकलता है? ये कर्व तो ऐसे जा रहा है, कहाँ ना कहीं जा सकता है, कहाँ जा सकता है ये? तो फिर कौन सा जगह में निकलता है टेंजेंट का स्लोप? ये पॉइंट में निकला, ये पॉइंट में निकला, ये पॉइंट में निकला, ये पॉइंट में निकला, कैसे पता चलेगा? सो लेट मी टेल यू, जब हम dy by dx निकालते हैं, that is giving you the slope of the tangent at any point. ये कर्व का ऊपर कोई भी पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप जो है dy by dx से मिलता है। अब ये क्या बात हुआ सर? सारे जगह में टेंजेंट तो अलग अलग टाइप का दिखेगा, अलग अलग जगह में टेंजेंट तो अलग अलग टाइप का दिखेगा, तो स्लोप कैसे सेम हो सकता है? तो मैं ये नहीं बोला कि उसका स्लोप का वैल्यू है, उस स्लोप का एक्सप्रेशन है उतना। तो पर्टिकुलर पॉइंट में अगर हमको स्लोप निकालना है तो पॉइंट का x और y होगा, तो उसमें जो dy by dx निकला होगा उसमें x और y अगर होगा दोनों तो पुट कर देंगे तो पर्टिकुलर पॉइंट में स्लोप निकल जाएगा। अगर x और y दोनों नहीं होगा, खाली x होगा तो x का वैल्यू पुट कर दोगे। सो दैट इज हाउ आई कैन फाइंड आउट दैट। तो इसका मतलब हाउ डेरिवेटिव हेल्प्स, डेरिवेटिव कैसे हेल्प किया? कोई भी जगह में टेंजेंट निकालने के लिए dy by dx निकाल देते हैं, नहीं चाहिए tan थीटा, नहीं चाहिए y2 minus y1 by x2 minus x1, सीधी बात है, क्या tan थीटा dy by dx निकाल देंगे। तो dy by dx भाई कहां पे मिला स्लोप? कहीं पे भी, उस कर्व के ऊपर कहीं पे भी। सर एक पर्टिकुलर पॉइंट में कैसे निकाले? पॉइंट पुट कर दो। सो यही चीज हम पहले पढ़ रहे कि at any point on the graph of y equal to fx, slope of the tangent होता है dy by dx, और at any point on the graph of y equal to fx, slope of the normal क्या हो जाएगा? माइनस dx by dy। सर ऐसे क्यों? क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है, और हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि m1 into m2 is equal to -1 होता है। जब m1 और m2 दो परपेंडिकुलर लाइन है तो उनका स्लोप मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आता है। तो m2 का वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगा -1 by m1। ये m1 क्या है? m1 क्या है और m2 क्या है? m1 हो गया टेंजेंट का स्लोप, सोचो, m2 हो गया नॉर्मल का स्लोप। तो नॉर्मल का स्लोप इज इक्वल टू -1 बाय टेंजेंट का स्लोप, मतलब -1 बाय dy by dx, -1 बाय dy by dx, तो ये बन गया -dx by dy। दैट इज व्हाई स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया हमारा -dx by dy। कोई भी पॉइंट में अगर हम टेंजेंट का स्लोप निकाल और नॉर्मल का स्लोप निकालते हैं तो -dx by dy में। अगर हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट में निकालना है dy by dx at x1, y1, लिखने का बहुत सारा तरीका है, दिस इज वन ऑफ द वे। एक लाइन भी हम खींच देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी डाल देते हैं, नीचे ऐसे लिखते हैं, या फिर पूरा डायरेक्टली लिख लेते हैं at x1, y1 dy by dx इक्वल टू इतना। तो ये जो निकला टेंजेंट का स्लोप निकला, m स्टैंड्स फॉर स्लोप, t स्टैंड्स फॉर टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप। at x1, y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल mn इज इक्वल टू इतना हो गया, -1 by mt, -1 by mt, और ये बन गया हमारा क्या? -dx by dy at x1, y1। तो यहां से हमको पता चल गया कि टेंजेंट का स्लोप को हम mt में डिनोट करते हैं, नॉर्मल का स्लोप को mn में डिनोट करते हैं एट ए पॉइंट। अगर हम इन जनरल बोलेंगे, इसको m नहीं बोलेंगे, एट पॉइंट आ गया उसके बाद m बोलेंगे, ठीक है? ये हो गया, सबको समझ में आ गया। अब बात आ गया टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए। फॉर्मूला हमारे पास था y minus y1 is equal to m into x minus x1। तो x1 y1 में टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? y minus y1 is equal to mt स्लोप ऑफ टेंजेंट into x minus x1। ऐसे इक्वेशन नॉर्मल हो गया mn into x minus x1। mn का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, mt का वैल्यू भी लिखा हुआ है, जो पिछला पेज में हम लोग किए थे वही चीज है, ठीक है? तो ये हमारा mt हो गया, वो हमारा mn। ऑलराइट ना? ओके। तो
अब यहां से मेरे को भाई ये पता चल गया, यहां से मेरे को ये पता चल गया कि हमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है या फिर नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है या फिर नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो मेरे को क्या क्या चीज चाहिए दोनों के लिए? पहले तो पॉइंट चाहिए x1, y1। तो जब भी हमको इक्वेशन निकालने के लिए बोलेगा, सबसे पहला चीज मैं ढूंढ लूंगा कि पॉइंट क्या है। पॉइंट मिल गया हमको, फिर हम ढूंढेंगे क्या स्लोप क्या है, टेंजेंट हो या नॉर्मल हो। टेंजेंट होगा तो mt ढूंढेंगे, नॉर्मल होगा तो mn ढूंढेंगे। ऐसे mt मिल गया तो mn मिल गया, या फिर mn मिल गया तो mt मिल गया। फिर हम इक्वेशन लिखेंगे, या तो इसका यूज करेंगे या फिर इसका यूज करेंगे। आई होप सभी को समझ में आ गया कि टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन हम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। मतलब एक पॉइंट पहले ढूंढना पड़ेगा, पॉइंट ढूंढने के बाद हम क्या करेंगे, स्लोप ढूंढेंगे, स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकालने का बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, चलो अब कुछ चीजें जो हमको जानना है, नोट करके ये सब चीज हमको याद रखना है। कोई बड़ा बात नहीं है, ऐसे नहीं कि नया चीज कुछ आ गया, हम सब जानते हैं। खाली हमको ये जो टेंजेंट नॉर्मल में ये सब चीज का ऊपर ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा, इसका ऊपर, है ना। क्या टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो टेंजेंट का स्लोप और एक्स एक्सिस का स्लोप सेम हो जाएगा। एक्स एक्सिस का स्लोप सबको पता है कि होता है 0, मतलब टेंजेंट का स्लोप भी हमारा 0 हो जाएगा। कब हो जाएगा टेंजेंट का स्लोप 0? अगर हमारा टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस से, तो फिर dy by dx 0 हो गया। ऐसे ही टेंजेंट अगर पैरेलल टू y एक्सिस से, या फिर ऐसे बोल तो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है, तो फिर dy by dx इनफाइनाइट। तो इसमें हमको क्या करना है ना, dy by dx इनफाइनाइट तो लिखा हुआ है, तो एग्जैक्टली हमको करना क्या है इस केस में। इस केस में हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा, ये केस में हम ऐसा करेंगे, डिनोमिनेटर ऑफ स्लोप इज इक्वल टू 0 कर देंगे। मतलब अगर हमारा कहीं पे ऐसे मिल गया कि टेंजेंट का स्लोप इनफाइनाइट आ गया, तो फिर हम क्या करने वाले हैं, उसका डिनोमिनेटर जो है उसको 0 कर देंगे। काम खत्म, डिनोमिनेटर को 0 कर देंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। ऐसे अगर टेंजेंट इज पैरेलल टू y इक्वल टू mx प्लस c, तो फिर टेंजेंट का स्लोप और y इक्वल टू mx प्लस c का स्लोप सेम होगा, तो dy by dx इज इक्वल टू m। अगर टेंजेंट इज पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ax प्लस by प्लस c का स्लोप होता है माइनस a by b, तो मतलब dy by dx इज इक्वल टू माइनस a by b। अगर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, तो टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा। टेंजेंट का स्लोप dy by dx होता है, इस लाइन का स्लोप -a by b होता है, मल्टीप्लाई करने से -1 होगा, दोनों तरफ से माइनस काट दिए तो हमको ये कंडीशन मिलेगा। ऐसे जरूरी नहीं है याद रखोगे, नहीं याद है तो भी चलेगा। टेंजेंट का स्लोप निकालोगे, लाइन का स्लोप निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे, -1 करोगे, टेंजेंट का स्लोप निकालोगे, लाइन का स्लोप निकालोगे, इक्वल टू कर दोगे अगर पैरेलल है तो, और कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीज जो है ये हमको जानना है, ये सब नहीं जानने से भी ये मतलब ऑटोमेटिक चीज आ जाएगा आपका दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज हमको थोड़ा जानना है, क्या कि स्लोप ऑफ लाइन इक्वल इंक्लाइन टू द एक्सेस। जो लाइन इक्वल इंक्लाइन टू द एक्सेस होता है वो लाइन कैसे होता है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ये लाइन का बात अगर हम करेंगे ना, ये लाइन का इक्वल इंक्लिनेशन हो गया एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल किया, वाई एक्सिस के साथ उतना एंगल किया। अगर मैं इस लाइन के बारे में बात करूं, ये लाइन भी एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल किया, वाई के साथ उतना ही एंगल किया। मतलब दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इक्वल इंक्लाइंड लाइन, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इक्वल इंक्लाइंड लाइन। एंड वी कैन से अगर यहां से भी जा सकता है एक लाइन, क्या बीच में से पूरा जाएगा तो भी इक्वल इंक्लाइंड हो सकता है। तो फिर इक्वल इंक्लाइंड लाइन का स्लोप क्या होगा, यहां पे देखो ये लाइन का स्लोप, ये 45 होगा, मतलब ये 135 हो जाएगा, इसका मतलब इसका स्लोप हो जाएगा हमारा कितना, -1। ऐसे ही अगर ये लाइन देखेंगे तो दोनों का एंगल सेम है, तो ये 45 होगा, तो इस लाइन का स्लोप होगा 1। तो अगर लाइन इक्वल इंक्लाइन टू द एक्सेस है, तो इन दैट केस
स्लोप या तो +1 या फिर -1, मतलब दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा अगर लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस है। दूसरा, स्लोप ऑफ ए लाइन कट्स ऑफ इक्वल लेंथ फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो भी मतलब वही है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जितना लेंथ इधर कट किया उतना लेंथ इधर कट किया, जितना लेंथ इधर कट किया उतना लेंथ उधर कट किया, तो वो केस में भी हम क्या लेंगे +-1। लेकिन स्लोप ऑफ ए लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, तो वो केस में हम +- नहीं लेंगे। देखो, इक्वल इंटरसेप्ट और इक्वल लेंथ अलग होता है। इंटरसेप्ट हमारा नेगेटिव हो सकता है, एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ऐसा सारे हो सकता है, लेकिन लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, हम दोनों का लेंथ पॉजिटिव ही पकड़ेंगे। अब ये बात हो गया क्या, इक्वल लेंथ कट कर रहा है, यहाँ सॉरी इक्वल इंटरसेप्ट से। स्लोप ऑफ ए लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस, दिस इज द ओनली केस, ये केस हो सकता है। ना, दिस इज नॉट द ओनली केस। हम ये फिगर में जो दिखाए, ये फिगर में दो ठो दिखाए, उसमें ये केस हो गया जहां पे कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों सेम है। एक और हम ले सकते हैं कुछ ऐसा, यहां पे भी एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव है और वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है और लेंथ सेम है, तो ये केस में भी हमारा इक्वल इंटरसेप्ट होता है। चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, तो एंगल कितना हो गया इसमें 135 डिग्री और स्लोप कितना हो गया -1। तो अगर हमको बोलेगा कि लाइन इज मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस, तो स्लोप -1, लाइन कट्स ऑफ इक्वल लेंथ ऑन द एक्सिस, स्लोप +1 -1, लाइन इज इक्वल इंक्लाइंड टू द एक्सिस, +1 -1, लाइन मेकिंग इक्वल नहीं x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट आर ऑफ इक्वल लेंथ बट ऑपोजिट साइन, ऐसा बोल दिया तो एक केस में स्लोप ले लेंगे 1। क्या सभी को यहां तक समझ में आ गया? हाँ या ना, जल्दी से बोलो। यस सर। चलो, अब ये पॉइंट हमको थोड़ा नोट करना है, एक जगह में हमको थोड़ा प्रॉब्लम दे देता है, कब? जब टेंजेंट का स्लोप 0 हो जाता है। अगर टेंजेंट का स्लोप 0 हो जाता है मतलब वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस से। जरा ध्यान से सुनो मेरे बात, अगर हमारा टेंजेंट का स्लोप जो है 0 हो जाता है तो वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है। मान लेते ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा x1, y1 है, और यहां पे मैं देखा कि टेंजेंट हमारा ऐसे चले गया। क्या देखा कि टेंजेंट हमारा ऐसे चले गया, तो मैं बोलूंगा कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस से, तो इसमें 100% श्योर है कि dy/dx इज इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। और टेंजेंट का स्लोप 0 हुआ मतलब नॉर्मल का स्लोप जो है, नॉर्मल जो कि टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है, -dx/dy इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा। ये हमारा टेंजेंट का स्लोप हो गया और ये हमारा नॉर्मल का स्लोप हो गया। अब अगर मैं इक्वेशन लिखने बैठूं ना, इक्वेशन बनता है हमारा y - y1 इज इक्वल टू mt इंटू x - x1, और इक्वेशन नॉर्मल क्या होता है, y - y1 इज इक्वल टू mn इंटू x - x1। ये टेंजेंट के लिए मैं लिखा, ये हम नॉर्मल के लिए लिखे। सो ये टेंजेंट का इक्वेशन है और नॉर्मल का इक्वेशन है। टेंजेंट के लिए तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, नॉर्मल के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। नॉर्मल के लिए क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, mn इनफिनिट हो जाएगा। अब इसको क्या लिखें, तो केस में हम सीधा यूज कर देंगे, क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका इक्वेशन y = y1 होता है, ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस से इक्वेशन x = x1 होता है। जहां हमको मिला टेंजेंट का स्लोप 0, वहां हम नॉर्मल का स्लोप के बारे में सोचेंगे नहीं, टेंजेंट का इक्वेशन y = y1 लिखेंगे, नॉर्मल का इक्वेशन x = x1 लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y = y1, इक्वेशन नॉर्मल x = x1, ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़े थे, अभी फिर से याद दिला दे रहा हूं। यहाँ पे यहां तक सबको समझ में आ गया, तो हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? यस बोलो। हाँ चलो अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन
क्या है, लिखते हैं। क्या दिया है, y इज इक्वल टू दिया है इतना, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x और उसके बाद 1 बाय 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू dx। और हमको पूछा है कि भाई स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालो, बोला है कि इसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल के बताओ कितना है। कहां पे नहीं बोला है ना, गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। अच्छा मैं ले लेता हूं 8x इज इक्वल टू 1, 8x इज इक्वल टू 1, क्वेश्चन आधा लिखा हुआ है पूरा नहीं है। 8x इज इक्वल टू 1, ठीक है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 1। तो मैं बताया, शुरू से बताया कि dy by dx एनी पॉइंट में, और dy by dx पे अगर पॉइंट पुट कर देंगे तो आ जाएगा क्या, टेंजेंट का इक्वेशन, एस टेंजेंट का स्लोप। मतलब mt तब तक नहीं मिलेगा जब तक dy by dx है, mt तब मिलेगा जब dy by dx पे पुट हो जाएगा। क्या पुट हो जाएगा, वो पॉइंट। चलो यहाँ पे dy by dx निकालते हैं। dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ, ये हम कितने बार पढ़ चुके हैं, कहां पे, ये लिमिट में पढ़ रहे थे हम लोग, उसके बाद डेरिवेटिव में मैं पढ़ाया जेई वाला क्लास में कि कैसे निकालते हैं डेरिवेटिव ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या करते हैं, सीधा ये ऊपर वाला वैल्यू लाके x में पुट कर देते हैं, ऊपर वाला वैल्यू लाके हम x में पुट कर देते हैं, है ना। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, तो पुट करते हैं तो क्या मिलता है देखते हैं, 1 बाय 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ x तो 1 होता है माइनस, अब क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है तो अब पुट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी निकाला जाएगा वो तो 0 हो जाएगा। सो इट इज कमिंग 0, 1 बाय 1 प्लस एक्स क्यूब। ये सबको पता होना चाहिए भाई कि कैसे निकालते हैं डेरिवेटिव ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब हम निकालेंगे mt, स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा है तो mt निकालेंगे। कैसे निकलेगा, dy by dx, 8 कितना, 8x इज इक्वल टू 1, वो दिया नहीं था क्वेश्चन में, मैं लिख लिया 8x इज इक्वल टू 1, है ना। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय 1 प्लस 1 क्यूब, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2। तो 1 बाय 2 हमारा आंसर हो गया, सबको समझ में आया, एक नंबर। Yes. अगला सवाल हमको क्या बोला है, स्लोप ऑफ द, सॉरी, इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस वन एट 1 1 इज 2, देन a कितना b कितना। जरा मैं क्वेश्चन एक बार और लिख लेता हूं। क्वेश्चन हमको क्या दिया है, xy प्लस ax प्लस by इज इक्वल टू 2। ये हमको एक कर्व दिया है और हमको एक पॉइंट दिया है कर्व का ऊपर 1,1, और ये पॉइंट में जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, जरा मैं एक रफ आइडिया देता हूं। मान लेते हैं ऐसा कर्व है, इसका ऊपर एक पॉइंट है 1,1, इस पॉइंट में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट का स्लोप जो है हमको दे दिया है 2। दिस इज क्वेश्चन, और हमको बोला है कि भाई a और b का वैल्यू बता दो क्या क्या हो रहा है। तो टेंजेंट का स्लोप एट ए पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है, dy by dx निकालो, पॉइंट पुट करो, फिर mt मिलेगा, यही है ना। तो स्टार्ट करते हैं dy by dx निकालना। dy by dx निकालने के लिए मैं समझाऊंगा नहीं ज्यादा, क्योंकि हम एप्लीकेशन डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, तो डेरिवेटिव तो सबको आना ही चाहिए। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है हमारा, डेरिवेटिव हो गया x इंटू वाई का हो गया dy by dx प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x हो गया 1 प्लस ax के लिए a हो गया प्लस b इंटू dy by dx इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हमको चाहिए dy by dx, तो ये दोनों को रखते हैं इधर, ये दोनों को लेते हैं उधर, तो x प्लस b इंटू dy by dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ y प्लस a। तो अब हम dy by dx का वैल्यू निकाल लेते हैं, जो मिला मेरे को माइनस ऑफ y प्लस a बाय x प्लस b। चलो अब तक हमारा dy by dx निकला है, ये mt नहीं है, सबको पता है। mt कब मिलेगा, जब dy by dx वो पॉइंट पुट हो जाएगा। पॉइंट कितना है हमारा 1,1, तो पुट कर लेते हैं। तो dy by dx एट 1,1
ये लिखने का तरीका होता है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हम एक तो लाइन देकर भी लिख सकते हैं, तो वो सिंबल है ना, उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस ए बाय 1 प्लस बी। सो 2 is equal to minus of 1 plus a by 1 plus b. Let me cross multiply, तो आ जाएगा 2 plus 2b is equal to minus 1 minus a, या फिर ऐसा बोल दो, इसको इधर लाएंगे तो a plus 2b is equal to minus 3. So this is equation 1. हमको चाहिए a और b का वैल्यू। a और b वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन होना चाहिए। एक इक्वेशन में तो ab का वैल्यू मिलेगा नहीं, अगर ab का वैल्यू निकालना है एक इक्वेशन में तो दुनिया भर का वैल्यू निकाल सकते हैं। a1 b कितना, a2 b कितना, ऐसे बहुत सारे वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर खाली यही कंडीशन, खाली a और b का वैल्यू निकालना है तो करोड़ करोड़ वैल्यू निकलेगा जो कि इसको सेटिस्फाई कर सकता है। बट हमको तो आंसर में दिया है कुछ a का वैल्यू और b का वैल्यू एक एक का वैल्यू दिया है। That means I need another equation, 100% मेरे को एक और इक्वेशन चाहिए होगा। एंड वो इक्वेशन कैसे मिलेगा जरा सोचो। ये 1 1 देखो, मैं ग्राफ कर दिया हूं तो मतलब रफ डायग्राम है, रफ ग्राफ है, लेकिन उसे ये आइडिया तो हो गया कि 1 1 तो कर्व का ऊपर है, क्योंकि 1 1 इस कर्व का ऊपर है तो उसको सेटिस्फाई करेगा ना भाई। 1 1 अगर कर्व का ऊपर है तो उसको सेटिस्फाई करेगा ही। तो हम लिख सकते हैं एस 1 1 lies on the curve, so satisfy करा लेते हैं। 1 plus a plus b is equal to 2, या फिर हम बोल दे a plus b का वैल्यू हो गया 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन मिल गया, अब हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व कर लेंगे। इसको लेके वहां पे नीचे रख देते हैं। a plus 2b is equal to minus 3, अब माइनस कर देते हैं, माइनस करने से ये माइनस और ये प्लस, तो b is equal to 4 या फिर minus 4, minus b is equal to 4, b is equal to minus 4, therefore a minus 4 is equal to 1, a is equal to 5। ये क्वेश्चन कैसे हमको सोचना पड़ा, सबको समझ में आया? Yes, sir. एक इक्वेशन इज नॉट एनफ, और एक इक्वेशन हमको चाहिए, तो दूसरा इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे उसका बारे में सोचना पड़ेगा, कैसे हम देखें यहाँ पे। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला है कि फाइंड पॉइंट्स ऑन x² by 9 minus y² by 16 is equal to 1 at which the tangents are bit parallel to x axis, bit parallel to y axis, है ना। टेंजेंट एक में बोला है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक में बोला है पैरेलल टू वाई एक्सिस। चलो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोले या पैरेलल टू वाई एक्सिस बोले, दोनों ही केस में हमको dy by dx का थ्रू में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि dy by dx इज इक्वल टू 0 होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए, और dy by dx इज इक्वल टू इनफिनिट होता है पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले dy by dx तो निकाल ले, इसका dy by dx पहले निकाल ले। x² by 9 minus y² by 16 is equal to 1, तो ये बन गया हमारा 2x by 9 minus 2y by 16 into dy by dx is equal to 0। तो 2x by 9 is equal to 2y by 16 into dy by dx। ओके, तो हमारा हो गया क्या, dy by dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, dy by ds का वैल्यू कितना होगा, ये आ जाएगा इधर, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, 16 by 9 इंटू कितना, x by y, ठीक है, 16 by 9 इंटू x by y। सो ये बन गया हमारा dy by dx। चलो अब देखते हैं फर्स्ट बिट क्या बोला है। फर्स्ट बिट बोला है टेंजेंट is parallel to x axis। सो हमारा dy by ds का वैल्यू जो है ना वो 0 होना चाहिए, मतलब
16/9 इंटू एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो x 0 होगा। क्लियर? मतलब जहां पे x का वैल्यू 0 होगा, जहां पे x का वैल्यू 0 होगा उस जगह में टेंजेंट जो है पैरेलल टू x एक्सिस है। लेकिन यहाँ पे x खाली निकालने के लिए नहीं बोला हमको बोला है कि पॉइंट निकालो। पॉइंट में हमारा x और y दोनों रहता है, तो ये जो x इज इक्वल टू 0 पॉइंट रहा कहां पे रहा, किसका ऊपर रहा, वो कर्व का ऊपर ही रहा। तो कर्व का ऊपर y का वैल्यू निकाल सकते हैं इसको पुट करने के बाद। इफ x इज इक्वल टू 0 x²/9 माइनस y²/16 इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया हमारा क्या फिर 0 माइनस y²/16 इज इक्वल टू 1 दिया है। हाँ, इसीलिए मैं सोच रहा था वैल्यू निकल जा रहा कैसे। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया हमारा क्या 0, यहाँ पे 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 1 है, मतलब y² इज इक्वल टू -16, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -16 नॉट बिलोंग्स टू r। समझा? r नहीं है, मतलब रियल नंबर नहीं है। तो अगर रियल नंबर नहीं है x के साथ y तो हमको मिला नहीं। हमारा x और y दोनों रियल नंबर होना चाहिए, x तो मिल गया, y मिला नहीं। तो हम लिखेंगे therefore there will be no point, or there is no point on the graph, on the curve where tangent is parallel to x axis। तो हम खोजने का कोशिश किए लेकिन हमको मिला नहीं। और अगर ध्यान से देखोगे ना, ये हमारा एक हाइपरबोला है, कुछ इस टाइप का हाइपरबोला है ना। x इज इक्वल टू 0 बोले तो ये जगह आ जाता है, x का वैल्यू अगर 0 बोलोगे तो ये जगह आ गया। ये जगह में कहां पे y मिलेगा, कर्व का ऊपर तो y नहीं है ना, ये हाइपरबोला है। ठीक है, चलो फर्स्ट बिट खत्म, अभी सेकंड बिट में आ जाते हैं। सेकंड बिट, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस। इसका मतलब क्या हो गया, dy/dx इज इक्वल टू इनफाइनाइट। dy/dx इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब 16x/9y इज इक्वल टू इनफाइनाइट, 16x/9y इज इक्वल टू इनफाइनाइट। और मैं बोला था कि जब भी हमारा कोई भी रेशनल का पार्ट में इनफाइनाइट हो जाता है तो डिनोमिनेटर को हम 0 कर देंगे, तो y का वैल्यू 0 निकल के आ गया। Therefore x²/9 minus y²/16 is equal to 1 becomes, क्या हो जाएगा, x²/9 minus 0 is equal to 1, x² is equal to 9, x is equal to plus minus 9, और +3 -3 दोनों का दोनों रियल नंबर है, तो बोथ कैन बी टेकन, दोनों को हम ले सकते हैं। और दोनों को ले सकते हैं तो हमारा पॉइंट्स क्या आ गया, एक हो गया हमारा 3,0 और एक हो गया हमारा क्या -3,0। एंड ऑब्वियस बात है वो शायद ये सब पॉइंट होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट है ना, पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा यहाँ पे टेंजेंट। चलो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द पॉइंट या फिर पॉइंट्स, वो या तो पॉइंट, एक पॉइंट मिल सकता है या फिर एक से ज्यादा मिल सकता है। फाइंड द पॉइंट और पॉइंट्स ऑन द कर्व 9y² x³ where the normal chords normal to the curve makes equal intercepts with the axis। अब मेरे को बताओ, मैं सुनना चाहता हूं, उस समय तो बता दिया, अभी समझा कि नहीं वो पूछ रहा हूं। नॉर्मल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स विद द,
नॉर्मल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सेस। तो बताओ मेरे को यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप हम क्या ले, +1 ले, -1 ले या +-1 दोनों ले, क्या ले? Should I take +1 or -1 or both? +1 लेंगे। देखो इक्वल इंटरसेप्ट किसको बोलते हो? क्या इसको हम इक्वल इंटरसेप्ट बोल सकते हैं, हाँ या ना? क्या इसको मैं इक्वल इंटरसेप्ट बोल सकता हूँ, हाँ या ना? क्या इसको मैं इक्वल इंटरसेप्ट बोल सकता हूँ, हाँ या ना? नहीं 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 नहीं, समझा नहीं। इक्वल इंटरसेप्ट बोल नहीं सकता इसको, क्योंकि यहाँ पे x इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, y इंटरसेप्ट नेगेटिव है। कैसे बोलूंगा? याद करो, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1 एक लाइन है, तो उसका x इंटरसेप्ट क्या बोलते हैं हम लोग? इज इक्वल टू a, y इंटरसेप्ट क्या बोलते हैं? इज इक्वल टू b। तो अगर मैं लिख लिया x बाय 3 माइनस y बाय 4 इज इक्वल टू 1, या फिर ऐसे y बाय -3 इज इक्वल टू 1, तो x बाय 3 प्लस y बाय -3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो a का वैल्यू 3 हुआ, b का वैल्यू -3 हुआ। ये इंटरसेप्ट है भाई। इंटरसेप्ट कैन बी नेगेटिव, इंटरसेप्ट कैन बी पॉजिटिव। लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझा करो, लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सेस। जरा देख लेते हैं ना क्या लिखा है, हम लोग जो पढ़े थे क्या यही पढ़ाया था कि नहीं? स्लोप ऑफ ए लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सेस। देखो इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सेस होने से -1 होगा। प्लीज अंडरस्टैंड हियर, इंटरसेप्ट का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, intercepts can be positive, can be negative. Length of the intercept is always positive. Length of the intercept is always positive. But intercepts can be positive or can be negative. Intercepts का मतलब लेंथ नहीं होता है। इंटरसेप्ट का मतलब ओरिजिन से कितना यूनिट गया है, नहीं यूनिट नहीं, कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो हमारा इंटरसेप्ट होता है। लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट बोलने से दैट इज पॉजिटिव। तो अभी क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. तो फिर मेरे को बता दो यहाँ पे कि हमारा स्लोप यहाँ पे मैं कितना लूं? इस केस में हम स्लोप -1, इस केस में स्लोप हमारा -1 ही आएगा, +1 नहीं आएगा। लेकिन किसका स्लोप है? वो नॉर्मल का स्लोप है। टेंजेंट का बारे में नहीं बोला है, नॉर्मल का स्लोप का बारे में बोला है। नॉर्मल का स्लोप हो गया -1। तो यहाँ पे दिया है क्या? एस नॉर्मल makes equal intercepts on the axis. So mn is equal to -1 sorry, mn is equal to -1 हो गया। अब चलो निकालते। 9y स्क्वायर is equal to x cube 9 into 2y dy by dx is equal to 3x square। I don't think इसको मेरे को एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि हम एप्लीकेशन रेडी पढ़ रहे हैं, तो ये सब तो आना चाहिए सभी को। तो 9 into 2y dy by dx is equal to 3x square। कहीं पे अगर मैं मिस्टेक कर दूं जोश में तो बता देना मेरे को, सर यहाँ पे गलती कर रहे हो। 3x square by 18y इज इक्वल टू 3 में काट देंगे तो आ गया x स्क्वायर बाय 6y। सो माइनस dx बाय dy इज इक्वल टू -6y बाय x स्क्वायर। ये हो गया हमारा, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब ये नॉर्मल का स्लोप को इसके साथ इक्वेट कर लेते हैं। therefore -6y by x cube by x square is equal to -1, -6y by x square is equal to -1,
तो इसमें से हमको पता चल गया कि 6y का वैल्यू हो गया x स्क्वायर, लेकिन हमको पॉइंट तो अभी तक मिला नहीं, हमको तो x और y चाहिए, मिला नहीं अभी तक। ये जो वैल्यू है ना 6y इज इक्वल टू x स्क्वायर, इसको लेके पुट कर देते हैं, कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। चलो इसको स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9y स्क्वायर है ना, इसको स्क्वायर कर देते हैं। दिस इंप्लाइज 36y स्क्वायर इज इक्वल टू x टू द पावर 4। दिस इंप्लाइज 36 इनटू y स्क्वायर का वैल्यू जरा देख लेते हैं। y स्क्वायर की जगह में x क्यूब बाय 9 लिख सकता हूं मैं। x क्यूब बाय 9 इज इक्वल टू x टू द पावर 4। सो एक साइड लेके आ जाऊंगा तो आ जाएगा 4x क्यूब माइनस x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। इंप्लाइज कितना हो गया, x क्यूब कॉमन, 4 माइनस x इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 0 हो गया, x का वैल्यू 4 हो गया। बोलो समझ में आया सबको? यस सर। अब ये x का वैल्यू निकला है, y का वैल्यू यहीं से निकलेगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0/6, ये 0 हो गया। और यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16/6। 16/6 कितना होता है 8/3। मतलब 2 पॉइंट मिला, एक हमको 0,0 मिला, एक हमको मिला 4,8/3। सो देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व। ये कर्व का ऊपर 2 पॉइंट है, जहां पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो नॉर्मल इक्वल इंटरसेप्ट्स करेगा ऑन द एक्सिस। मतलब x एक्सिस का वैल्यू जितना, यहाँ x इंटरसेप्ट जितना, y इंटरसेप्ट भी पूरा डिटो उतना। आई होप सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, यस और नो? यस सर। अगला सवाल देखते हैं। बोला क्या है कि इफ द पॉइंट्स ऑन द कर्व, सॉरी, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस वन एट व्हिच टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। हाँ तो बता, अभी टेंजेंट का बारे में बोला है, इसका पिछला क्वेश्चन में नॉर्मल का बारे में बोला था, अभी टेंजेंट का बारे में बोला है। चलो वो उधर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका बाद वाला इंपॉर्टेंट है। उसका बाद में बोला है कि इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, तो स्लोप क्या ले, +1 ले, -1 ले, या दोनों ले? अब दोनों आएगा। इक्वली इंक्लाइंड, हाँ दोनों आएगा। अब इक्वल इंक्लाइंड में दोनों आएगा, जहां पे इक्वल इंक्लाइंड हो गया वहां पे दोनों आएगा, है ना? जहां पे इक्वल इंक्लाइंड है वहां पे दोनों आएगा, ऑलराइट। या फिर हमारा क्या बोल सकता है, कब दोनों आएगा, कब? जहां पे इक्वल इंक्लाइंड बोल देगा, या फिर अगर हमको ये बोल देगा कि एक्सेस को बाइसेक्ट करता है तो भी दोनों आ सकता है केस में, ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर, हाँ ये तो पता चल गया। एज the tangent is equally inclined to the axis, so mt is equal to ±1। मतलब हमको सॉल्व ज्यादा करना पड़ेगा, एक बार प्लस लेके करना पड़ेगा, एक बार माइनस लेके करना पड़ेगा। चलो y लिखते हैं, y इज इक्वल टू हमारा आ गया 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। तो dy बाई ds का वैल्यू मिलेगा हमको कितना, 6x माइनस 9, ऑलराइट। देयरफॉर 6x माइनस 9 इज इक्वल टू ±1। इफ 6x माइनस 9 is equal to 1, तो 6x is equal to 10, x is equal to 10/6 या फिर 5/3। मैं कहीं गलती तो नहीं कर दिया, देख के बताओ, सही है? तो चलो ये हो गया हमारा x का वैल्यू। अब y का वैल्यू निकालने के लिए इसको हम क्या करेंगे, ये जो कर्व है उस कर्व में ही पुट करेंगे, और कहीं पे नहीं, कर्व में पुट करेंगे, क्योंकि हमको पॉइंट जो है कर्व का ऊपर चाहिए। और ये जो x का वैल्यू मिला, ये कर्व का ऊपर का वैल्यू मिला। कर्व का ऊपर x का वैल्यू अगर 3 होगा, सॉरी 5/3 होगा, तो फिर टेंजेंट वहां पे जो ड्रॉ किया जाएगा वो टेंजेंट दोनों एक्सिस का साथ सेम एंगल किया होगा। तो if x is equal to 3, if x is equal to 5/3, सॉरी
If x equal to 5 by 3, y is equal to 3 into 25 by 9 minus 9 into 5 by 3 plus 8. So it makes it what? इसके साथ ये कट जाएगा 3 हो जाएगा, एलसीएम आ गया हमारा 3, ऊपर आ जाएगा 25 माइनस 45 प्लस 24. सो ये बन गया हमारा कितना? माइनस 20 प्लस 4 by 3. ऑलराइट, तो एक पॉइंट तो हमारा निकल के आ गया 5 by 3, 4 by 3. दिस इज वन ऑफ द पॉइंट वेयर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो इक्वली इंक्लाइंड रहेगा. दूसरा पॉइंट कैसे निकालेंगे? दूसरा वाला वैल्यू लेते हैं. कौन सा? ये क्या? 6x minus 9 is equal to minus 1. If 6x minus 9 is equal to minus 1, 6x is equal to 8, x is equal to 4 by 3, therefore y is equal to कितना आ जाएगा? 3 into 16 by 9 minus 9x, 9 into 4 by 3 प्लस 8. सो एलसीएम हो गया हमारा यहाँ पे 3, ये 16 हो गया माइनस 36 हो गया प्लस 24 हो गया. सो इट इज मेकिंग इट 4 by 3. मतलब पॉइंट हमारा 4 by 3, 4 by 3 आया. सो दो तो पॉइंट मिला, एक मिला 5 by 3, 4 by 3, एक मिला 4 by 3, 4 by 3. आई होप सभी को ओके. तो अगला क्वेश्चन देखते हैं. चलो अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to b to the power minus x pi where it crosses y axis. ऑलराइट, तो ये बात का ऊपर थोड़ा ध्यान देना. where it crosses y axis का क्या मतलब होता है? where it crosses. ओके, मान लेते y axis बोला है, मतलब y axis को कहां पे क्रॉस करके जा रहा है. तो केस में हमको क्या करना है? x is equal to 0 पुट कर देना है. मतलब where it crosses y axis मतलब where it cuts y axis, वही मतलब दोनों सेम है. ये y axis को कहां कट करता है? जहां कट करेगा वहां पे x का वैल्यू 0 पुट, x का वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा क्योंकि y axis के ऊपर x 0 होता है. अगर कभी हमको x एक्सिस का बारे में बोला है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे y का वैल्यू 0 पुट कर देंगे. ये चीज हमको ध्यान में रखना है कि अगर हमको बोला है कि x एक्सिस को कहां कट किया है तो हम क्या करेंगे? y 0 पुट करेंगे. और अगर y एक्सिस को कहां कट किया है बोला है तो हम पुट करेंगे क्या? x is equal to 0. तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी ये क्वेश्चन. क्या क्या किया है देखते हैं. बोला है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए जहां पे ये y एक्सिस को कट किया है y is equal to b e to the power minus x by a. तो हम क्या करेंगे? पुट करेंगे. पुट x is equal to 0. क्या हो जाएगा? y is equal to b into e to the power 0, that is b. हो गया ना. अब हमको क्या बोला है एक्चुअली का टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए बोला है. अब मैं पहले ही बोल चुका हूं कि अगर हम टेंजेंट का इक्वेशन निकालना जाएंगे, नॉर्मल का इक्वेशन निकालने जाएंगे, अभी तक हम इक्वेशन नहीं निकाले थे, अभी कुछ और चीजें कर रहे थे. अभी हम इक्वेशन निकालने रहे क्वेश्चन में. तो इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ता है? पहला पॉइंट जरूरत पड़ता है, दूसरा स्लोप जरूरत पड़ता है, फिर इक्वेशन हो जाएगा. पहला पॉइंट फिर स्लोप. अब पॉइंट हमको मिल गया, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू हमारा हो गया b. तो हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट हो गया हमारा क्या? x0 y b, 0, b. ये हमारा पॉइंट हो गया. मतलब ये हमारा x1, y1 हो गया. अब हम क्या निकालेंगे? dy by dx. क्यों निकालेंगे dy by dx? mt चाहिए. mt निकालेंगे तो इक्वेशन मिलेगा. तो यहां से dy by dx निकालेंगे. dy by dx is equal to क्या मिलेगा? b कांस्टेंट है, e to the power minus x by a का e to the power minus x by a हो गया, into डेरिवेटिव ऑफ minus x by a हो गया minus 1 by a. तो ये इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मिलेगा minus b by a
into e to the power minus x by a. Therefore mt क्या मिलेगा? mt is equal to dy by dx at पॉइंट हो गया हमारा 0, b, तो y तो है नहीं, तो b क्या पुट करेंगे? खाली एक x का वैल्यू 0 पुट करने से हमारा काम बन जाएगा। तो इट इज माइनस b by a into e to the power 0 is equal to minus b by a। चलो ये मिल गया mt, ये मिल गया पॉइंट और mt दोनों मिल गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं? टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 कहां से आएगा? यहां से आएगा। y माइनस b इज इक्वल टू mt माइनस b बाई a इंटू x माइनस x1 कहां से आएगा? यहां पे लिखा है। सो दैट्स ऑल, ये हो गया। अब हमको क्या करना है? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। ये चार में से कौन सा आ रहा है उसमें मैच कराना है। ठीक है, चलो क्रॉस कर देते हैं तो क्या मिलेगा देखते हैं। ay माइनस ab इज इक्वल टू, ये बन गया हमारा माइनस bx। चलो ये सब में x और y एक तरफ है, तो x और y एक तरफ करके देखते हैं क्या मिलता है। तो bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। अब भी हमारा काम नहीं बना, किसी में भी नहीं है अभी तक। ये दोनों में तो नहीं आ रहा, ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है क्योंकि राइट हैंड साइड में दोनों में 1 है, यहाँ पे ab आ गया। तो ये दोनों में से कोई एक आ सकता है, तो ab को मैं डिवाइड कर दूंगा 1 लाने के लिए, है ना। यहाँ पे 1 लेने के लिए ab को डिवाइड कर दूंगा, तो अगर ab डिवाइड कर दूंगा तो इट इज कमिंग x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा टेंजेंट का इक्वेशन, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। तो इसी इक्वेशन को, इसी क्वेश्चन को कुछ इस हिसाब से भी फ्रेम किया जा सकता है। सो दैट x by a plus y by b is equal to 1 touches the chord y is equal to b to the power minus x by a at the point where it crosses y axis। जहां पे y axis को क्रॉस करेगा उस जगह में ऐसा हो सकता है। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? ऑलराइट ना। एक और क्वेश्चन है, इसको करते हैं पहले इसको करते हैं। ठीक, अगला सवाल हमको क्या बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू y is equal to this where the point at the point where it cuts x axis। जो मैं समझाया उस हिसाब से ये क्वेश्चन है। ये कहां पे कट कर रहा है x एक्सिस को कैसे पता चलेगा? y 0 निकालेंगे। ऑलराइट, पुट x is equal to 0, नहीं y is equal to 0, पुट y is equal to 0 implies हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे 0 is equal to x minus 7 divided by x minus 2 into x minus 3 implies x minus 7 is equal to 0 implies x is equal to 7। इसका मतलब हमको जो पॉइंट खोज रहे थे वो पॉइंट हमको मिला 7,0। प्लीज अंडरस्टैंड हियर, हम अभी निकालना जा रहे हैं इक्वेशन सब। इसका पहला वाला क्वेश्चन जो कर रहे थे अलग टाइप का था, अब जितना सारा क्वेश्चन है सारा में इक्वेशन निकालने। यहाँ पे इक्वेशन निकालने के लिए बोला है फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। और इक्वेशन निकालने का तरीका क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट खोजो, फिर खोजो हमारा स्लोप, फिर इक्वेशन लिखो। तो पॉइंट तो मिल गया, अब हमको चाहिए स्लोप। स्लोप ऑफ किसका? टेंजेंट, मतलब mt चाहिए, mt। तो mt निकालने के लिए हमको चाहिए क्या? dy by dx। dy by dx निकालने के बाद हम ये पॉइंट पुट कर देंगे तो हमको mt मिल जाएगा। mt मिलने से इक्वेशन मिल जाएगा। तो चलो dy by dx इसका निकालते हैं। तो dy by dx is equal to d by dx ऑफ, इसको मैं लिखता हूं x minus 7 divided by x minus 2 into x minus 3। ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, डोंट वरी, हो जाएगा। हमको पूरा सिंप्लीफाई करने का जरूरत तो नहीं पड़ेगा। x minus 2 into x minus 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा नीचे, ऊपर क्या हो जाएगा? x minus 2 into x minus 3 into
डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 7, डेरिवेटिव x माइनस 7 1 होता है माइनस x माइनस 7 कांस्टेंट। अब इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे ना u इंटू भी करके डालना पड़ेगा, या तो u इंटू भी करो या फिर मनी मन मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो रहा, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का डेरिवेटिव 2x माइनस 5 हो गया। डिपेंड करता है क्या करना चाहते हो, u इंटू भी डाल के भी कर सकते हो, नहीं तो मनी मन मल्टीप्लाई करके भी हम लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। डन। चलो अब dy बाई dx मिल गया तो अभी mt मिल जाएगा। mt इज इक्वल टू dy बाई dx एट 7,0 7,0 में आ गया तो मिलेगा कितना, x के जगह में 7, y के जगह में 0, तो 7 माइनस 2, x के जगह में 7 ना, 7 माइनस 2 हो गया हमारा 5 इंटू 7 माइनस 3 हो गया 4 डिवाइडेड बाय, उधर वाला पार्ट हमको जरूरत नहीं है क्योंकि x माइनस 7 है, तो दिस इज गोइंग टू बी 0। डेनोमिनेटर वही 5 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब हमारा जो स्लोप हो गया 1/20 हो गया। ये हमारा टेंजेंट का स्लोप हो गया, mt का वैल्यू मिल गया। चलो mt मिल चुका है, पॉइंट मिल चुका है, ये x1 y1 है, ये हमारा mt है, तो इक्वेशन मिल जाएगा अभी। Therefore equation of tangent, therefore equation of tangent y माइनस y1, y माइनस y1 कहां से मिलेगा, पॉइंट से, इज इक्वल टू mt 1/20 इंटू x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आया 20y इज इक्वल टू x माइनस 7, या फिर हम लिखेंगे x माइनस 20y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आई होप सभी को समझ में आ गया सवाल। यस। चलो अब ये सवाल करते हैं। ये सवाल हमको क्या दिया है, थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। x इज इक्वल टू दिया क्या है, a इंटू क्या दिया है, cos t प्लस t sin t, और y का वैल्यू दिया है a इंटू sin t माइनस t cos t। जरा ध्यान से सुनो मेरी बात, अभी क्या बोला है, द नॉर्मल टू द कर्व दिस वन, ये कर्व है जो कि हमको पैरामीट्रिक का फॉर्म में दिया है। याद रखो, याद करो पैरामीट्रिक फंक्शन में हम लोग कैसे करते थे। अच्छा, हमको बोला है कि नॉर्मल टू द कर्व दिस वन, इसका नॉर्मल मतलब इसका इक्वेशन हमको निकालना पड़ेगा पहले, फिर बोला क्या है ऑप्शन में, क्या क्या बोला है जरा देख लो। बोला है क्या, पासेस थ्रू ओरिजिन, तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के बाद पता चल जाएगा कि ओरिजिन देके पास कर रहा है कि नहीं, सेटिस्फाई करेगा तो पास करेगा, नहीं तो नहीं। मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सेस, इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सेस, तो पता चल जाएगा शुरू से ही, dy बाई dx निकालेंगे तो पता चल जाएगा तो उसमें कि हो रहा है कि नहीं। इक्वल इंटरसेप्ट होने के लिए क्या होगा, dy बाई dx का वैल्यू -1 होना चाहिए। इट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वो अभी पता नहीं चलेगा जब तक हम इक्वेशन नहीं निकालेंगे। और चौथा क्या हो गया, नॉन ऑफ दिस बोला है। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे बोला है, देखो एट एनी पॉइंट बोला है, मतलब पॉइंट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पॉइंट बैरियर नहीं है, हमको x1 y1 पॉइंट खोजने का जरूरत नहीं है। फिर सर इक्वेशन तो निकालेंगे ना, सर इक्वेशन तो निकालेंगे कोई एक पॉइंट में ना, दो पॉइंट कहां पे खोजेंगे। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन हमको पॉइंट ही देता है, पैरामीट्रिक इक्वेशन हमको कोई भी पॉइंट देता है। जैसे यहां पे पॉइंट हो गया, ये पॉइंट इन टर्म्स ऑफ t आ गया, ये x हो गया, ये y हो गया, खत्म, मतलब यही पॉइंट है। लेकिन ये एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, इट रिप्रेजेंट्स ऑल द पॉइंट्स ऑन दैट कर्व। ये जो है ना, ये कोई भी पॉइंट उस कर्व पर रिप्रेजेंट करता है, तो हमको तो कोई भी पॉइंट में ही चाहिए। तो पहला काम हम क्या करेंगे, पॉइंट निकालना था, वो हम इसी को ही लेंगे, यही हमारा पॉइंट है। दूसरा क्या था, हमारा स्लोप निकालना था, चलो स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने का फंडा क्या, dy बाई dx, यहाँ पे dy बाई dx कैसे मिलेगा, पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो dx बाई dt, dy बाई dt डिवाइड करोगे तो dy बाई dx मिलेगा। ठीक है, तो निकालते हैं।
mt नहीं, नॉर्मल बोला है ना। चलो पहले dy बाई dx निकालते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt बाय dx बाई dt। वो अलग अलग करके नहीं करके यहीं पे कर देता हूं मैं। dy बाई dt हो गया हमारा a इंटू ये a इंटू यहां पे हो गया हमारा cos t माइनस cos t प्लस t sin t डिवाइडेड बाय नीचे a इंटू cos t का हो गया हमारा माइनस sin t प्लस sin t प्लस t cos t। तो ये डेरिवेटिव निकल गया। a कैंसिल, cos t कैंसिल, sin t कैंसिल। तो मिला हमको क्या t sin t बाय t cos t। t sin t बाय t cos t ये बन गया हमारा sin t बाय cos t। tan t बन सकता था, नहीं लिखा, tan t मैंने लिखा क्योंकि हमारा जो dy बाई dt स्लोप निकालेंगे क्या इक्वेशन जब निकालेंगे ना तो इसमें साइन cos वगैरह दुनिया भर का भरा हुआ है, तो tan करके हमको कोई फायदा नहीं होने वाला है। एनीवे ये हमको मिला dy बाई dx, लेकिन ये हमारा नॉर्मल का स्लोप नहीं है। नॉर्मल का स्लोप होता है माइनस dx बाई dy, तो इसमें से माइनस dx बाई dy निकालते हैं। दिस इंप्लाइज माइनस dx बाई dy इज इक्वल टू माइनस cos t बाय sin t, और यही मेरा mn हो गया। नॉर्मल का स्लोप यही हो गया। इसी से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, नॉर्मल निकालेंगे, है ना। तो लिखते हैं therefore इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, therefore इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 हमको कहां से मिलेगा? पॉइंट से। पॉइंट का y का वैल्यू, पॉइंट क्या है? यही वाला a इंटू साइन t माइनस t cos t इज इक्वल टू mn का वैल्यू है माइनस cos t डिवाइडेड बाय sin t इंटू x माइनस x1 कहां से मिलेगा? पॉइंट से मिलेगा। पॉइंट क्या है? ये है a इंटू cos t प्लस t sin t। अब हमको क्या करना पड़ेगा? ये गंदा सा एक्सप्रेशन जो दिखाई दे रहा है इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वो आसान हो जाएगा, देखना काफी छोटा हो जाएगा। तो क्या बनेगा देखते हैं। y इंटू साइन टी माइनस a इंटू साइन टी, ये क्रॉस ओवर है ना, इंटू साइन टी माइनस कॉस टी, टी कॉस टी इज इक्वल टू, इधर क्या करते हैं, ये माइनस कॉस टी को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कॉस टी, तो माइनस एक्स कॉस टी प्लस ए कॉस टी इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी। खत्म। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। एक साथ भी कर सकते थे, मैं थोड़ा टाइम लिया। माइनस ए साइन स्क्वायर टी प्लस ए टी साइन टी इंटू कॉस टी इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस टी प्लस ए कॉस स्क्वायर टी प्लस ए टी इंटू साइन टी इंटू कॉस टी। सबको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे 80 sin t cos t 80 sin t cos t कैंसिल हो गया, दोनों प्लस में है, सेम है पूरा। तो अब हमारा एक्सप्रेशन काफी सिंपल होने को जा रहा है। कैसे? ये x cos t को इधर ले आते हैं और ये a sin square t को उधर ले लेते हैं। जब a sin square t उधर जाएगा तो a cos square t के साथ ऐड हो जाएगा, इट विल गिव यू a। कितना छोटा सा एक्सप्रेशन हो गया देखना। सो अभी आ गया हमारा क्या, x cos t प्लस y sin t, s cos t प्लस y sin t
इज इक्वल टू a cos स्क्वायर t प्लस a sin स्क्वायर t। तो मिल गया क्या, x cos t प्लस y sin t इज इक्वल टू a, चलो इधर ही ले आता हूं, x cos t प्लस y sin t माइनस a इज इक्वल टू 0। अब ऑप्शन को चेक करते हैं, ऑप्शन क्या बोला है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अगर मैं 0 0 पुट करता हूं तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 पुट हो जाएगा, है ना। 0 0 पुट होने से x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 होने से माइनस से हो गया, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं आ रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या बोला है हमको, सेकंड ऑप्शन बोला है कि मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, वो तो पहले से हम छोड़ दिए हैं, नहीं होगा, या तो नॉन ऑफ दीज होगा या फिर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगा। अब मैं थोड़ा याद दिला देता हूं कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है p, वो होता है c बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका मॉड भी लेते हैं। तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का। ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो चुका है, देखो x और y में है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो चुका है। तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू, बोल रहा है क्या, c का वैल्यू यहाँ पे माइनस a है, डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x इंटू cos t, मतलब cos t हमारा a है, तो cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t। साथ में बोला है मॉड लेने के लिए, साथ में बोला है कि मॉड ले लो, तो मॉड ले लेते हैं। तो ये बन गया हमारा a का मॉड, ठीक है। अब a हमारा एक कांस्टेंट है, a इज ए कांस्टेंट, हमको पता है, क्योंकि एक कांस्टेंट है तो इसीलिए हमारा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज कांस्टेंट। कहने का मतलब है कि वो जो हमको कर्व दिया है ना, जरा ध्यान से सुनो, इसको थोड़ा विजुअलाइज करो, फील करो। ये कर्व है, कहीं कोई भी एक जगह में ऐसे कर्व है, हम कहीं पे भी नॉर्मल ड्रॉ करें, यहाँ पे 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 करें, कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करें, सारे नॉर्मल जो है ना ओरिजिन से सेम डिस्टेंस में ही रहता है। ऑल द नॉर्मल्स कोई भी पॉइंट में ड्रॉ किया जा सकता है, और ये हम कोई पर्टिकुलर पॉइंट लेके प्रूव नहीं किए, जनरल पॉइंट लेके प्रूव किए, कर्व का पर कोई भी पॉइंट लेके प्रूव किए, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, वो कांस्टेंट में वैल्यू हो जाएगा क्या, a का मॉड। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी फ्रेम किया जा सकता है, प्रूव दैट ऑल नॉर्मल्स टू द कर्व दिस वन आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस a फ्रॉम ओरिजिन, है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं, क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द नॉर्मल, पूरा डिट्टो सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा आसान दिया है ये क्वेश्चन। बोला है कि नॉर्मल और ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, तो नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू हमको दिया क्या है, e टू द पावर 2x प्लस x स्क्वायर। तो इसमें नॉर्मल का इक्वेशन हमको निकालना है, तो हमको क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, है ना, और क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, और क्या चाहिए, mn चाहिए, पॉइंट चाहिए और mn चाहिए। तो पॉइंट क्या है, पहले पॉइंट निकालते हैं, x 0 पुट करते हैं, एट x इज इक्वल टू 0 बोला है, x 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना निकल के आता है, देखते हैं, e टू द पावर 0 प्लस 0, e टू द पावर 0 प्लस 0 मतलब 1 हो गया। तो हमारा जो पॉइंट हम खोज रहे थे वो पॉइंट हमको मिल गया 0,1, ये हमारा पॉइंट हो गया। अब हम क्या खोजेंगे, एम्प्टी खोजेंगे, नहीं mn खोजेंगे, mn खोजेंगे। mn के लिए क्या निकालेंगे, माइनस dx बाई dy, या फिर प्रॉब्लम नहीं है, अगर mn एम्प्टी निकल गया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, -1 बाई mn कर देंगे, एम्प्टी कर देंगे तो mn निकल के आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सो dy बाई dx हमारा मिला कितना, e टू द पावर 2x का होता है 2 इंटू e टू द पावर 2x प्लस x स्क्वायर का हो गया 2x, तो हमारा mt का वैल्यू मिल गया क्या, dy बाई dx एट x का वैल्यू हमारा है कितना 0 और y का वैल्यू है हमारा 1, तो 2 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 2, ये हमारा mt हो गया। दिस इंप्लाइज mn
इज इक्वल टू -1/2। क्या सभी को समझ में आ गया? mn -1/2 हो गया। Yes. पॉइंट हमको मिला, mn मिला, तो इक्वेशन निकाल लेते हैं। देयरफॉर बोलो, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 कहां से लाऊं? पॉइंट से लाऊंगा, इज इक्वल टू mn माइनस हाफ है इंटू x माइनस x1 पॉइंट से लाऊंगा, तो ये बन गया हमारा क्या? 2y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस x, या फिर x माइनस नहीं x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर p इज इक्वल टू, क्वेश्चन में बोला है कि ये ओरिजिन से कितना दूर में है, ओरिजिन से इसका दूरी कितना है, तो p का वैल्यू कितना निकलेगा? c का वैल्यू यहाँ पे -2 है, डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 प्लस 4, हम मॉड दे देंगे साथ में तो मिलेगा 2/√5। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस वन? Yes. सो 2/√5 इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। Sir, बोलो sir वो कितना सवाल में क्या पॉइंट कैसे मिला सर? पूरा पॉइंट कैसे मिला? x का वैल्यू 0 दिया है ना, एट x इज इक्वल टू 0, तो पॉइंट किसका ऊपर होना चाहिए? इसी कर्व का ऊपर होना चाहिए ना, तो इसी कर्व का ऊपर x का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू 0 पुट कर दिए तो y का वैल्यू निकल के आ गया। आया समझ में? हाँ सर, वो x इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा चलो, अब देखो क्वेश्चन क्या बोला। इफ सॉरी the area of the triangle formed by positive x-axis and the tangent and normal to the circle this one at 1, √3। तो एक सर्कल दिया है, ये हमको एक सर्कल दिया है ना, दिस इज ए सर्कल, ठीक है। ये सर्कल बनने का बाद हम यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ऑलराइट। x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ हो गया। बोल रहा है कि एट 1, ध्यान दो 1, जो है ना 1, satisfying the equation ऐसा भी हम लोग जो आज जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, आज का जो टेंजेंट नॉर्मल का क्लास है, आज का पढ़ाई में हम सारे चीज जो है ना कर्व का ऊपर का पॉइंट लेके टेंजेंट इक्वेशन और नॉर्मल इक्वेशन निकालते हैं। कर्व का बाहर का अगर पॉइंट होगा तो उसमें टेंजेंट का इक्वेशन कैसे मिलेगा, नॉर्मल का इक्वेशन कैसे मिलेगा, वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे, आज का क्लास में नहीं। तो अब बोला है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है इसके इक्वेशन को, तो अब जरा ध्यान देके देखते हैं कि ये कहां पे हो सकता है। ये पॉइंट 1, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, तो इसके ऊपर एक पॉइंट ये वाला पॉइंट मान लेते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा 1, है। अब थोड़ा हम विजुअलाइज करते हैं कि इसका टेंजेंट और नॉर्मल कैसे आ सकता है। टेंजेंट तो ऐसे आ सकता है, ये हमारा टेंजेंट हो सकता है। नॉर्मल ऑब्वियस बात है सेंटर का थ्रू में जाएगा, ये हमको पता है कि नॉर्मल जो है ना वो सेंटर का थ्रू में जाता ही है। टेंजेंट ये हो गया, तो नॉर्मल सर्कल के लिए, सबके लिए नहीं है, सर्कल के लिए टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, और रेडियस ही होता है सर्कल के लिए। ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये हमारा टेंजेंट हो गया। तो हमको बोला है कि भाई ये ट्रायंगल का एरिया बताओ। ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, रेड कलर का ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, उसका एरिया बताओ। ये हमको सवाल में पूछा। तो मेरे को दिखाई दे रहा है ये वाला पॉइंट है ना 1, टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं। टेंजेंट का इक्वेशन ऐसे एक क्वेश्चन अगर हम देखें ना, हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़े हैं कि कोई भी पॉइंट में टेंजेंट निकालोगे तो x1 + y1 = r² कर लो। तो इसमें dy/ds क्यों निकाले?
तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन भी बन सकता है। हम इतना लफड़ा में क्यों पड़े, सीधा टेंजेंट का क्वेश्चन निकालते हैं। टेंजेंट एट लिखते हैं, टेंजेंट एट 1, √3 is x into x1 plus y into y1 is equal to r square, मतलब 4 हो गया। हम देखना चाहते हैं कि ये टेंजेंट का एक्स इंटरसेप्ट कितना है। हम देखना चाहते हैं कि इस टेंजेंट का एक्स इंटरसेप्ट कितना है। यहां से यहां तक एक्स इंटरसेप्ट, ये लाइन जा रहा है, और एक्स इंटरसेप्ट देखने के लिए हम क्या करते हैं, y का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 0, तो s का वैल्यू मिल गया 4 इज इक्वल टू एक्स इंटरसेप्ट। क्योंकि मेरे को पिक्चर पूरा विजुअलाइज हो चुका है, तो मैं क्या डेरिवेटिव, क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्या हमारा क्या बोलते हैं सर्कल वगैरह देखूंगा। मेरे को दिखाई दे रहा है कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया फॉर्मूला मेरे को पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया जा सकता है। बेस हमारा यहां से यहां तक है, जिसका वैल्यू मेरे को मिल गया है 4। हाइट ये वाला है जो कि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो सकता है, तो इसका एरिया जो है ना, इसका एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये बन गया हमारा 2√3। सभी को समझ में आया? यस। ऐसे हम चाहेंगे तो इसको एप्लीकेशन डेरिवेटिव का भी यूज किया जा सकता है। dy/dx निकालेंगे, फिर उसमें ये पॉइंट पुट करेंगे तो स्लोप मिलेगा, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे जो कि ये मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, x 0 पुट करेंगे, y मिल जाएगा। हाँ, y 0 पुट करेंगे तो x मिल जाएगा जो कि x इंटरसेप्ट है। फिर ये हाइट में देख रहा हूं कि √3 हाइट है, y कोऑर्डिनेट इसका है, हाफ बेस साइड कर दिया तो एरिया मिल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन एक बार आया था, सीबीएसई एग्जाम में आया था, है ना, 2015 या 16 ऐसे कहीं। सो y इज इक्वल टू दिस वन, बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस वन व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन दिस वन। चलो अब ध्यान दो मेरे बात के ऊपर कि टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए हमको चाहिए पहले पॉइंट, दूसरा स्लोप। पहले पॉइंट चाहिए, दूसरा स्लोप चाहिए। अगर कहीं पे पहले से ही दे दिया स्लोप, ऐसे का मतलब नहीं है कि उसको हम छोड़ देंगे, मिल तो गया है। मतलब हमको ये दोनों चीज चाहिए, आगे पीछे कोई मतलब नहीं है, आगे पीछे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम नॉर्मली जो हमारा स्लोप मिलता है पॉइंट निकलने का बाद ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे पहले ही स्लोप मिल गया है। क्यों? क्योंकि बोला है कि टेंजेंट जो है इसके साथ पैरेलल है, तो इसका स्लोप और टेंजेंट का स्लोप सेम हो जाएगा, तो इसमें dy/dx का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। स्लोप निकालने के लिए एटलीस्ट dy/dx का कॉन्सेप्ट नहीं है। जहां पे पैरेलल टू बोल देता है या फिर परपेंडिकुलर टू बोल देता है, वहां पे स्लोप निकालने के लिए dy/dx का कोई कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर इसको लाइन का इक्वेशन दे दिया है तो यहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट के लिए हमको दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है अभी क्या, पॉइंट के लिए। और पॉइंट बोला क्या है, पॉइंट निकालने के लिए क्या कंडीशन बोला है कि ये जो कर्व है उसमें उस पॉइंट को लेना है जिस पॉइंट में टेंजेंट इसको पैरेलल है। तो फिर हम याद करेंगे भाई, टेंजेंट पैरेलल अगर एक लाइन के साथ होगा तो क्या होता है, अगर एक टेंजेंट एक लाइन के साथ पैरेलल होता है तो टेंजेंट का स्लोप लाइन का स्लोप सेम होगा, दैट्स ऑल। अगर एक टेंजेंट एक लाइन के साथ पैरेलल है, टेंजेंट भी तो एक ही लाइन है ना, तो अगर टेंजेंट एक लाइन को पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप और लाइन का स्लोप एक ही होगा। आया समझ में? यस। तो लिखेंगे एज टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, so slope of tangent is equal to slope of line। टेंजेंट का स्लोप लाइन का स्लोप के साथ सेम है।
टेंजेंट का स्लोप कैसे मिलेगा? dy by dx। इम्प्लाइज ये क्या हो गया? 1 by 2 रूट अंडर 5x minus 3 into 5 slope of the line minus of a by b। लाइन का स्लोप माइनस a by b होता है। ax plus by plus c इक्वल टू 0 का स्लोप ax plus by plus c इज इक्वल टू 0 अगर है तो इसका स्लोप होता है क्या? माइनस a by b। अगर याद रख पाओगे तो ठीक है, अगर याद नहीं रख पाओगे तो क्या करोगे बताओ? तो फिर y is equal to mx plus c में कन्वर्ट करोगे तो तुमको पता चल जाएगा, है ना? चलो ये मिल गया। अब आगे क्या करेंगे? दिस इंप्लाइज क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और क्या? स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड में। 25 डिवाइडेड बाय 5x minus 3 is equal to 16 implies 5x minus 3 ये गया उधर, ये आएगा इधर। 25 by 16 implies 5x is equal to 3 plus 25 by 16 ये 48 plus 25 42 73 by 16। सो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 73 by 80। बहुत बड़ा सा वैल्यू निकला। जो भी निकला हम कुछ कर नहीं सकते, इसी को ही हमको रखना पड़ेगा। x का वैल्यू, y का वैल्यू देखते हैं। y का वैल्यू कैसे निकलेगा? देयरफॉर y इज इक्वल टू, हमेशा याद रखना पॉइंट जो है ना कर्व का ऊपर का होता है, तो जो x का वैल्यू मिला वो कर्व में ही डाल दोगे y निकालने के लिए। 5x इसमें 5 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 16 हो जाएगा। फिर से 73 by 16 minus 3 root over minus 2, तो 73 minus 48 by 16 root over minus 2, 5 by 4 minus 2, तो 5 minus 8 तो minus 3 by 4। तो हमको जो पॉइंट मिला वो पॉइंट मिला 73 by 80 और minus 3 by 4। मैं कहीं गलती तो नहीं कर दिया? ठीक है ना? Yes. तो अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y minus y1। y1 कहां से मिलेगा? यहां से प्लस 3/4। y plus 3/4 is equal to m। m इस लाइन का स्लोप जो था वही वाला था। दिस इज योर mt ऑल्सो हम लिख सकते हैं। ये हमारा mt है। माइनस माइनस कट गया, 2 हो गया। 2 into x minus 73 by 80। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे, आंसर मिल जाएगा। 4y plus 3/4 is equal to 2 into 80x minus 73 divided by 80। तो 2 के साथ 80 कट गया, यहाँ पे आ गया 40। ये 4 के साथ 40 कट गया, यहाँ पे 10 आ गया। तो इट इज कमिंग 40y plus 30 is equal to 80x minus 73। So finally it is 80x minus 40y और 80x minus 40y हो गया। और क्या करेंगे? उसको ये गया उधर, उसको लाएंगे इधर, is equal to 100। आई होप सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन। Yes. अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन। क्या? हाँ क्या हुआ? लास्ट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है तो वो सकता है। अरे ये क्या समझाओ? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालता है बताओ, फिर बोलेंगे बाद में। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का मेथड क्या होता है? y minus y1 is equal to m into x minus x1। नथिंग न्यू। ये सिंपल सा चीज कैसे पूछ रहे हो? टेंजेंट निकालने का मेथड तो एक ही होता है। ये हर क्वेश्चन में नया तो होने वाला नहीं है, सेम है हर क्वेश्चन में। y minus y1 m into x minus x1।
तो y माइनस y1 पॉइंट यहाँ पे मिला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m का वैल्यू हो गया 2 यहाँ से मिल गया इंटू x माइनस x1, दैट्स ऑल। उसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन ही है, सिंप्लीफिकेशन के लिए और क्या बताऊं। सो हम इतना सारा क्वेश्चन कर गए तो फिर भी पूछोगे टेंजेंट का इक्वेशन कैसे मिला, तो कैसे बोला, प्रॉब्लम हो जाएगा ना वो सब समझने में। मतलब उससे पता चलेगा कुछ ही नहीं समझ रहे हो। अगर टेंजेंट का इक्वेशन पूछ रहे हो कैसे मिला तो पूछ नहीं, ऐसे छोटा छोटा चीज क्यों पूछ रहे हो, है ना। अगला सवाल, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कॉर्ड दिस वन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस वन। अब बताओ मेरे को, टेंजेंट एक लाइन को परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन हम डाले, बोलो। टेंजेंट का स्लोप लाइन का स्लोप इज इक्वल टू -1। बोलो समझ में आया। टेंजेंट अगर एक लाइन को परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट का स्लोप और लाइन का स्लोप इज इक्वल टू -1 होगा, तो उसको यूज करते हैं, है ना। अच्छा सुनो मेरे बात, यहां पे बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन निकालो और या फिर टेंजेंट्स, टेंजेंट या फिर टेंजेंट्स का इक्वेशन निकालो। तो यार तो सॉरी, टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को पॉइंट चाहिए होगा, स्लोप चाहिए होगा। अब मैं बता दूं कि स्लोप मेरे को जरूरत नहीं है एक्चुअली में, स्लोप निकालने का डेरिवेटिव का हाथ कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि टेंजेंट इसको परपेंडिकुलर बोला है तो इसका स्लोप और टेंजेंट का स्लोप मल्टीप्लाई करने से -1 होगा, या फिर टेंजेंट का स्लोप इज इक्वल टू -1 ऑफ दिस स्लोप, -1 ऑफ स्लोप ऑफ दिस लाइन। ऐसा भी कर सकते हैं हम स्टार्टिंग से, फिर टेंजेंट का स्लोप जो भी मिलेगा ये जो यहां से जो निकला होगा तो वो दोनों को इक्वेट कर देंगे, फिर उसमें से वैल्यू निकालेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, इसका लिखते हैं ना। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन x प्लस 14y प्लस 4 is equal to 0. Therefore, slope of tangent, let me write it as mt is equal to -1 by slope of the line, -1 by slope of the line। कोई मेरे को लाइन का स्लोप बता दो जल्दी से, -1 बाय लाइन का स्लोप बता दो, x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। लाइन का स्लोप बताओ जल्दी, -1 by 40, -1 बाय 40, माइनस a बाय b यूज किए तो -1 बाय 14 हो गया, दैट मेक्स इट 14। तो ये हमारा empty है, तो empty निकालने के लिए मैं कहीं पे जाने वाला हूं, ये हमारा empty निकल के आ गया। सभी को पता चल गया कि empty का वैल्यू इतना है बोल के, empty is equal to 14 है, सबको पता चल गया, yes or no? yes, चलो अब हम देखते हैं कि पॉइंट कैसे निकालें। Also dy by dx is equal to 14। dy by dx भी तो टेंजेंट का स्लोप देता है, क्योंकि हमको पॉइंट चाहिए, तो यहां पे हमारा डेरिवेटिव का यूज हुआ, स्लोप निकालने के लिए नहीं, स्लोप तो निकल चुका है, डेरिवेटिव का यूज हुआ कहां पे, पॉइंट निकालने के लिए। तो dy by dx is equal to 14 हो गया। अब dy by dx का वैल्यू क्या हो गया, यहां पे देखें, y is equal to x cube plus 2x है, तो dy by dx हो गया हमारा 3x square plus 2 is equal to 14। सो 3x square का वैल्यू हो गया हमारा कितना, 12, a square का वैल्यू हो गया हमारा 4, a का वैल्यू निकल के आ गया +-2। हाँ मतलब पॉइंट 2 मिला, s का 2 वैल्यू मिला तो y का भी 2 वैल्यू मिलेगा। if x is equal to 0, 0 कहाँ है, 2 है ना। if x is equal to 2, y is equal to, जरा जल्दी से बता दो, सबको समझ में आ रहा है y वैल्यू कैसे मिलेगा, फिर पूछना नहीं बाद में। x equal to 2, y equal to, कहां से निकालेंगे y, क्योंकि हम पॉइंट तो स्क्वायर के ऊपर खोज रहे हैं ना बाबू, पॉइंट तो हम स्क्वायर के ऊपर खोज रहे हैं, तो अगर x equal to 2 लिए तो स्क्वायर के ऊपर का पॉइंट है 2, इस पॉइंट स्क्वायर के ऊपर
पॉइंट है जिसमें इसका वैल्यू 2 है, तो y का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो इसके जगह में 2 पुट कर देंगे। So it is coming 8 plus 4 plus 6. 8 plus 4 होता है कितना? 8 plus 4 12, 12 plus 6 18। मतलब हमारा जो पॉइंट मिला 2,18 एक मिला। If x is equal to -2, चेक कर लेना कैलकुलेशन, अगर कहीं पे मैं मिस्टेक कर रहा हूं तो बता देना। -8 -4 plus 6, it is -12 plus 6 -6। तो हमारे पास दो पॉइंट मिला। पॉइंट हमको क्या क्या मिला? एक पॉइंट मिला हमको कितना? 2,18, 2,18। दूसरा पॉइंट हमको मिला क्या? -2, -6, -2, -6। Now you please tell me कि हमारा जो पहला केस में हम अगर टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए जाएंगे, जरा जल्दी से बता दो, इसमें अगर मैं टेंजेंट का इक्वेशन निकालने जाऊंगा तो मेरे पास पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए। बाबू पॉइंट हमारा 218 है, स्लोप हमारा 14 है, तो स्लोप पर पॉइंट मिल गया तो इक्वेशन हो गया y - y1 = m × x - x1। तो फिर इक्वेशन यहाँ पे बनेगा क्या? y - y1, तो y - 18 = m का वैल्यू 14 है, इंटू x - x1 2। बताओ समझ में आया? हाँ तो आगे बढ़ेंगे। Yes sir. हाँ Yes sir. तो फिर ये y - 18 = 14x - 28, तो 14x - y और ये -10 = 0 हो गया। इधर हमारा इक्वेशन कैसे मिलेगा? इक्वेशन y + 6 = अगर हम कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक नहीं किए तो हमारा सही चल रहा है। चेक कर लेना एट द एंड, अगर कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक हो गया तो उसको करेक्शन कर लेना। मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि प्रोसेस कैसे होता है। 14x - y plus 22 = 0। So there are two equations we got. इसलिए यहाँ पे बोला था इक्वेशन बोलो या फिर इक्वेशंस बोलो, अब टेंजेंट या फिर टेंजेंट्स। ठीक है, Yes sir. चलो अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। फाइंड ऑल टेंजेंट्स। अब यहाँ पे टेंजेंट्स बोल ही दिया, शुरू से बोल ही दिया टेंजेंट्स, मतलब एक से ज्यादा तो मिलेगा ही मिलेगा। फाइंड ऑल टेंजेंट्स टू द कर्व दिस वन दैट आर पैरेलल टू दिस वन। सुनो, जब पैरेलल देता है, परपेंडिकुलर देता है ना, हम टेंजेंट का स्लोप निकालने में ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, क्योंकि टेंशन स्लोप तो निकल ही चुका है। हम इंटरेस्ट लेते हैं कहां पे? पॉइंट निकालने में। टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? पॉइंट निकालना पड़ता है, उसका ऊपर हमको ध्यान देना पड़ता है। स्लोप निकालने के लिए एकदम जरूरी नहीं है कुछ, क्योंकि स्लोप तो निकल ही जाता है जब इसके साथ पैरेलल बोल दिया है या फिर परपेंडिकुलर बोल दिया है, तो हम उसी को ही शुरू से लिख लेते हैं, पहले स्लोप लिख लेते हैं। ऐसे में शुरू से बताया क्या? पहले पॉइंट फिर स्लोप, लेकिन यहाँ पे पैरेलल परपेंडिकुलर दिया तो स्लोप ही मिल गया है। ऐसे कोई हमको मना के यहाँ पे कि पहले स्लोप नहीं निकालोगे, तो अगर निकल जाता है तो निकाल ही लेंगे, क्या है उसमें, है ना। चलो इसमें हम स्लोप निकाल देते हैं। पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट is equal to slope of the line x plus 2y is equal to 0. This implies mt मिल गया मेरे को -12। mt का वैल्यू -12 मिल गया है। अब मेरा जो इंटरेस्ट रहेगा ना, मेरा इंटरेस्ट रहेगा किसका ऊपर बताओ? कैसे मैं निकालूं पॉइंट। mt तो मिल गया मेरे को -12, पॉइंट निकालूंगा तो फटाफट में इक्वेशन निकालूंगा, इक्वेशन लिखूंगा, है ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? स्लोप mt तो निकल चुका है -12, अब हम पॉइंट निकालेंगे। पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? dy/ds का सहारा लेंगे, मतलब dy/ds का हेल्प भी हम लेते हैं पॉइंट निकालने के लिए। जहां पे पैरेलल दे दिया, परपेंडिकुलर दे दिया, तो वहां पे स्लोप का टेंशन नहीं, वहां पे टेंशन किसका है? पॉइंट निकालने का। चलो देखते हैं कि पॉइंट कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ध्यान में देखो कि -2π से 2π तक दिया है हमको x का वैल्यू, तो -2π से 2π के अंदर क्या क्या वैल्यू आएगा हम देख लेंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं
also dy by dx is equal to mt। तो dy by dx निकालते हैं यहां से, नहीं निकलेगा क्योंकि इम्प्लिसिट है, तो dy by dx डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तो निकालते हैं फिर इस पे पुट करेंगे। इक्वेशन 1 करते हैं, तो y is equal to cos x plus y, तो dy by dx is equal to minus sin x plus y into 1 plus dy by dx। तो dy by dx is equal to minus sin x plus y minus sin x plus y into dy by dx। थोड़ा लंबा जाएगा सर शायद, 1 plus sin x plus y whole into dy by dx is equal to minus sin x plus y। जल्दी से बताओ ये लाइन समझ में आया क्या? Yes, यहाँ पे हम क्या किए, ये dy by dx को इधर लाए और कॉमन ले लिए, तो फिर dy by dx का वैल्यू हो जाएगा हमारे क्या, माइनस sin x plus y डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x plus y। अब यहाँ पे थोड़ा इक्वेशन सॉल्व करने में शायद मुश्किल हो सकता है, देखते हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, थोड़ा हल्का सा, क्योंकि उसका पिछला क्वेश्चन सब में फटाफट वैल्यू निकल जा रहा था। यहाँ पे हमको इक्वेशन सब बनाते जाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इक्वेशन 1 becomes क्या होगा देखते हैं, dy by dx that is minus sin x plus y by 1 plus sin x plus y is equal to minus 1 by 2। mt का वैल्यू minus 1 by 2 है। क्रॉस करते हैं अभी, 2 sin x plus y, 2 sin x plus y is equal to कितना आएगा, 1 plus sin x plus y, और sin x plus y is equal to 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अब sin x plus y 1 आ गया, मतलब cos x plus y का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जो कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर x plus y होना चाहिए। तो योर cos x plus y is equal to 0, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा और बताना पड़ेगा x plus y का ऐसा वैल्यूज, क्या x plus y का ऐसा वैल्यूज हमको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, जिसके लिए कि sin x plus y भी 1 होगा और cos x plus y भी 0 होगा, और वो भी -2 पाई से लेकर 2 पाई तक। चलो हम सोचते हैं थोड़ा, है ना। sin x plus y 1 होता है पाई बाय 2 में, और cos पाई बाय 2 0 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी sin x plus y 1 हो गया पाई बाय 2 में, मतलब आगे 2 पाई तक और 1 नहीं होने वाला है, क्योंकि साइन का ग्राफ ऐसा होता है, साइन का ग्राफ। तो यहां तक तो आ नहीं सकता और कभी भी नहीं आएगा। मतलब x plus y इज इक्वल टू हमारा क्या हो सकता है, पाई बाय 2 एक वैल्यू हो सकता है। पीछे आएंगे तो साइन का ऐसे ग्राफ आता है, ये -3 पाई बाय 2, -3 पाई बाय 2 एक और वैल्यू है, जिसमें कि sin x plus y 1 हो सकता है, और उस समय cos x plus y भी 0 हो जाएगा, क्योंकि cos का जितना सारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है सारे के लिए वैल्यू 0 होता है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि x plus y का वैल्यू या तो पाई बाय 2 या फिर -3 पाई बाय 2। बोलो समझ में आया सबको? yes, तो हम लिख सकते हैं therefore x plus y is equal to पाई बाय 2 और x plus y
इज इक्वल टू माइनस 3π/2। ओके, अब हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है उस इक्वेशन में आ जाते हैं। y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई। y इक्वल टू क्या है? cos x प्लस वाई। तो अगर x प्लस वाई π/2 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? cos ऑफ π/2 0 हो जाएगा। ऑलराइट, तो if x प्लस वाई इज इक्वल टू π/2, y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos π/2 इज इक्वल टू 0। मतलब हमको एक पॉइंट तो मिल गया। क्या पॉइंट है? y का वैल्यू 0 मिला और s का वैल्यू कितना मिलेगा? π/2। π/2, 0। क्योंकि y का वैल्यू 0 मिला, y का वैल्यू 0 मिल गया, तो यहाँ पे y की जगह 0 पुट कर दोगे तो s का वैल्यू π/2 आ गया। निकाल ही देता हूँ। As y is equal to 0 implies x plus 0 is equal to π/2 implies x is equal to π/2। तो यहीं से हमको पॉइंट मिल गई, s π/2 y 0। अब if x plus y is equal to minus 3π/2, y is equal to cos of minus 3π/2, ये फिर से 0। If y is equal to 0, x plus 0 is equal to minus 3π/2 implies x is equal to minus 3π/2। तो उससे हमको मिल गया पॉइंट, क्या दूसरा पॉइंट मिल गया minus 3π/2, 0। तो इसलिए हमको दो टेंजेंट मिलेगा। बताओ यहां तक समझ में आया? हाँ या ना? अब हम टेंजेंट निकालेंगे। टेंजेंट 1 y माइनस y1। देखो निकालने का तरीका एक ही है, पॉइंट और स्लोप, ये दोनों मिल गया, टेंजेंट का इक्वेशन मिला। पॉइंट यहां से मिलेगा, स्लोप हम पिछला पेज में देख चुके हैं, -1 होता है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/2 इंटू x माइनस π/2। अब ये बन गया क्या हमारा? एलसीएम लेने से, चलो यहाँ पे इसको लेते हैं। 2y इज इक्वल टू माइनस 2x, नहीं ऐसे लेने देते हैं π/2 का फॉर्म में, माइनस x प्लस π/2, या फिर ऐसे बोल दो कि x प्लस y इज इक्वल टू π/2, x प्लस 2y। ये टेंजेंट 1 हो गया। टेंजेंट 2 निकालेंगे। y माइनस 0 इज इक्वल टू -1/2 इंटू x माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस हो गया 3π/2। आया समझ में सबको? यस। तो 2y इज इक्वल टू -x माइनस 3π/2। तो इधर आ गया, तो x प्लस 2y प्लस 3π/2 इज इक्वल टू 0। और अगर यहाँ ऐसा आंसर नहीं मिलेगा तो एलसीएम लेके हटा देना, आंसर मिल जाएगा। क्लियर?